क्लियर? ओके जी, सबसे पहले जो है उम्रे को कवर करेंगे हम, उसके बाद अगर टाइम मिला तो वीज़े पे बात करेंगे हम लोग। उम्रे के हवाले से अब स्टेप बाय स्टेप इसको सुनते जाइए और समझते जाइए। 3-4 चीज़ें इसमें आपको देखनी है। कुछ चीज़ें वो हैं जिसको हम कहेंगे कि जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, उन बातों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर आपने चलना है। जो कानून है, जो कानून कॉन्सुलेट का है, सऊदी कॉन्सुलेट का है या सऊदी सिस्टम का है, अब उसके अंदर हम किसी भी फ़िरके की बात नहीं कर रहे, किसी भी और ऐसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। जो चीज़ें हमें फॉलो करनी है, कानून है वो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं होंगी। जो चीज़ें सामने नहीं होंगी उनको आपने अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो सोचना है, तो उन पर भी बात कर लेंगे आज, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। कौन आदमी एलिजिबल है, कौन इंडिविजुअल जो है वो उम्रा कर सकता है, या कोई इसकी कोई पाबंदियां हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि अगर कोई मर्द 40 साल का हो चुका है कंप्लीट एज पर पासपोर्ट, तो बिल्कुल वो अकेले उम्रा परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और अगर कोई औरत 45 साल की हो चुकी है कंप्लीट, तो उसके लिए भी सऊदी कॉन्सुलेट कोई प्रॉब्लम नहीं देता। उसका अपना वीज़ा है जिसको वो नाम देते हैं सेल्फ वीज़ा, ठीक है। ये एक कंडीशन है, ये एक शक्ल है वीज़े की, जिसको आप नाम देते हैं सेल्फ वीज़ा। सेल्फ वीज़े की कैटेगरी में कोई महरम इंक्लूड ही नहीं होता। सेल्फ वीज़े में कोई महरम इंक्लूड नहीं होता। औरत का पासपोर्ट अगर सेल्फ वीज़े पे है तो फिर उसमें कोई भी मर्द का नाम नहीं लिखा हुआ होगा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि आपके पास कोई क्यूरी आती है तो वो कहते हैं कि जनाबे वाला मेरी उम्र 30 साल है, 32 साल है, 35 साल है, तो क्या मैं अकेले उम्र कर सकता हूँ? उसका ये सवाल बता रहा है कि वो पहले से जानता है कि कुछ पाबंदी यहाँ मौजूद है, तभी वो आपसे पूछ रहा है, वरना आपसे सीधा कहता है मुझे उम्र में भेज दीजिए, ठीक है ना। तो क्या मैं उम्र कर सकता हूँ का जवाब वही है जो पूरे पाकिस्तान के लिए है कि 35 साल का आदमी, 30 साल का आदमी या 40 साल से कम का आदमी अकेले ट्रैवल कानूनी तौर पर नहीं कर सकता। तो फिर वो कैसे ट्रैवल करता है? वो फिर ट्रैवल एजेंट्स जो हैं उसको फेक डॉक्यूमेंट के ज़रिए गलत स्टाम्प पेपर बना के, हल्फनामा जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में, बना के झूठा हल्फनामा जमा करवा के, किसी के साथ फुप्पी बना के, कोई खाला बना के, कोई चाची बना के। महरम कौन होता है? महरम वो होता है जिसके साथ आपका निकाह जायज़ ना हो, वो बना के। अब जाहिर सी बात है कि महरम को आप क्या मानते हो? जिसके साथ निकाह जायज़ ना हो। तो एक गैर औरत को अपनी बहन बना के या चाची बनाकर जब आप उम्रा करने जाओगे तो वो आपकी असल में तो बहन नहीं है, असल में तो आपकी वो चाची नहीं है। तो वो कंडीशन आपकी फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेस करना शुरू कर देती है। बाकी आप लोगों का सवाब नहीं है जो इसको सोचें आप। मज़ीद ये होगा कि वो जो औरत जो आपके साथ जोड़ी जा रही है, ठीक है ना, वो कोई भी है, पता नहीं कौन है, तो उसके पासपोर्ट और उसके वीज़े में अगर आप 40 साल से कम हैं तो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? यानी कि उसके पासपोर्ट में आप महरम के तौर पर रिफ्लेक्ट कर जाओगे। तो बाज़ औक़ात ट्रैवल एजेंट जो है वो बताते भी नहीं है कि मैंने आपको कोई महरम का चक्कर चलाया भी है। वो गर्ज 5,000 रुपये के लिए, 10,000 रुपये के लिए, 7,000 रुपये के लिए वो ये काम कर जाता है। लेकिन कभी कभार जो होता ये है कि आप देखते हो कि एयरपोर्ट के ऊपर FIA जो है वो जान जाती है, समझ जाती है कि ये स्टाम्प पेपर जो लेकर आया है, यानी कि एक जो फैमिली ट्री होती है वो पकड़ी नहीं जाती है तो नज़र आ जाती है। अब आप कहते हो सर मुझे वीज़ा तो मिल गया। वीज़ा इसलिए मिल गया क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट को या कॉन्सुलेट को आपसे झूठा हल्फनामा जमा कराने की उम्रे के लिए उम्मीद तो कोई नहीं थी उनसे। वो कहते हैं यार उम्रा करने जा रहा है, मुसलमान है, झूठ क्यों बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पता भी नहीं होता, क्लाइंट को पता भी नहीं होता और ये काम हो चुका होता है, ठीक है ना। अब कोई आदमी इसको सीरियस लेता है, कोई कहता है कि यार सब चलता है। अगर सब चलता है तो फिर तो सभी चलाओ, लेकिन अगर सब नहीं चलता तो गौर व फिक्र की ज़रूरत है। लेकिन ये सोच मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं इसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुना रहा, आप लोगों की मर्ज़ी है, कुछ तरह भी ले, ठीक है ना।
लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि रूल क्या कहता है, 40 साल का मर्द होगा तो सेल्फ वीज़े पे जाएगा, 45 साल की औरत होगी तो सेल्फ वीज़े पे जाएगी। बाकी अगर आपके साथ आपकी बहन जा रही है, बीवी जा रही है, और बीवी का मसला बीच में डाल दीजिए। बीवी का मसला ये है कि अगर बाज़ औक़ात आप सुनते हैं कि नया निकाह हुआ है, अभी निकाह ही हुआ है, कोई और प्रूफ नहीं है, यानी कि पासपोर्ट और आईडी कार्ड ये बताने से भी कासिर है कि ये इसकी बीवी है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें अभी उसको वो नहीं कर रही, तो उसको ना कि सिर्फ निकाहनामा अपना जमा करवाना होगा पासपोर्ट के साथ, बल्कि ओरिजिनल निकाहनामा जमा कराना होगा। ओरिजिनल की अहमियत है। अगर आप फोटोकॉपी लेंगे या ट्रांसलेशन जो देती है ये हमारे जो डॉक्यूमेंट वाले बैठे हैं, ट्रू कॉपी वो नहीं चलती, तो आप लाजमी तौर पर उनसे ओरिजिनल निकाहनामे का तकाजा करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें, अच्छा मज़ीद ये कि अगर आपके पास कोई ये भी कहेगा कि ये मेरी सगी भांजी है, बहुत फ्रिक्वेंटली काम होता है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, एंड सो ऑन, तो सिर्फ ये कह देने से मैं तो मान जाऊंगा कि ये इसका भांजा है, और होगा, ये सही कह रहा होगा, लेकिन इसकी एंट्री गवर्नमेंट को, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट उसका सबूत मांगती है कि अगर भांजा है तो प्रूफ कीजिए। उसका प्रूफ बड़ा आसान होता है, भांजा का भतीजा का प्रूफ बड़ा आसान होता है कि आप जो है उसको अपने डॉक्यूमेंट के ज़रिए, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरा भतीजा होगा तो उसका मेरा जो भाई होगा, हमारे फादर सेम होंगे, वहाँ से फ्री हम उठाते हैं और उसको डॉक्यूमेंट को साथ लगाते हैं और वो जुड़ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह भांजे का मसला है, इसी तरह कोई भी आपका अगर कोई रिश्ता है, चाची है, या आप बोलते हैं सर मेरी मामी है, या ऐसा कोई भी रिश्ता है, तो वो उसका नज़र आ जाता है, उसका कोई मुश्किल नहीं। अगर असली हो तो नकली होगा तो फिर अगर आप FRC बनाते हो तो ये आपकी मर्ज़ी है, एडिटिंग से आजकल क्या नहीं होता। लेकिन मैंने कहा कि वो वाला मसला मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। जब आप लोगों ने फैसला करना होगा तो क्या करना है, करना भी है कि नहीं करना है, या काम छोड़ देना है वो वाला काम, ठीक है ना। एक तो है ना ये वाला काम, एक है वो वाला काम, तो ये वाला काम तो हम सीख रहे हैं, वो वाला काम जो है मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपका दिमाग इस वाले काम में लगा हुआ है या उस वाले काम में लगता है, ये बिल्कुल ही मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब हम मीटिंग्स वगैरह करते हैं, FIA वाले हमारे दोस्त हैं जो एयरपोर्ट पे भी काम करते हैं, हमें भी जानते हैं वो लोग, थोड़ी बहुत जानशान हमारी भी है, और वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं FIA वाले कि फ़लाँ एजेंट के मैंने 20 बंदे चढ़ाए, 10 बंदे चढ़ाए। वो कौन से होते हैं, मतलब जब मैं अगर किसी को उम्र दूंगा तो थोड़ी चढ़ाएगा उसको, वो तो खुद जाएगा, ठीक है ना। ये चढ़ाई का मसला होता ये है। फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि कितने कमाए, जब तुमने 10 चढ़ाए तो कितने कमाए, तो वो कहता खूब कमाया, ठीक है ना। तो भाई बात ये है कि 5-10 हज़ार रुपये के लिए आपने गेम खेला और वो आपसे FIR ले लिया, अल्टीमेट रिजल्ट 0 ही आया है ना आपका। अगर 0 आया है तो क्या मुकाला करते हो, ठीक है ना, सीधी सी बात ये। ओके, ये बात हो गई, और हो सकता है कि वो रोक भी दे, अगर आपने खिलाया पिलाया नहीं तो शायद वो रोक भी दे, ठीक है। ओके, तो नुकसान बड़ा भी हो सकता है, ये एजेंट का कसूर है ना, ये तो क्लाइंट तो वहाँ भी पैक ऑफ कर जाएगा, बोलेगा मुझे नहीं पता सर, आपने मुझे कहा चले जाओगे, मैं नहीं जा सका, तो लिहाजा मेरे पैसे वापस कर दीजिए। अब आपने भी पैसे लगाए हैं, कोई मजाक तो नहीं है, टिकट, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट पैकेज फ्री में तो आपका भी नहीं आया होगा। ओके, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर है जी, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है ओरिजिनल पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट 6 महीने से कम का ना हो, 6 महीने से ऊपर चलेगा। ये हो गया। 3 तस्वीरें या 4 तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड में उम्रा के लिए स्पेसिफिक पिक्चर्स होती हैं, उम्रा के लिए ख़ास पिक्चर्स होती हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो अगर पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं। ये हो गया। उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी काफ़ी है, आईडी कार्ड की कॉपी आप लगा दीजिए, और अगर वो 18 साल से कम है तो बे फॉर्म लगा दे, उसका लाजमी है। और अगर वो उसकी जो अगर वाइफ है और वो प्रूफ नहीं हो रहा तो फिर एडिशनली निकाहनामा लगा दीजिए, और अगर वो उसके बीच में भांजा भतीजा आ गया है तो एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वहाँ पर आप तकाजा कर सकते हैं, ये आपका राइट है। इसके अलावा वीज़ा लगेगा नहीं, अगर वीज़ा चल भी गया तो रुक जाएगा। अगेन आपको करना वही है कि डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, पूरा करना है आपको। ये हो गया, डॉक्यूमेंट आपने पूरे कर दिए। अब बात आती है, मार्केट में आप सुनते हैं कि जी कहा कुछ दिया कुछ, ठीक है ना, और अक्सर औकात इल्ज़ाम क्या लगता है कि ट्रैवल एजेंट जो है वो गलत बयानी करता है, झूठ बोलता है। आम तासुर यही होता है, क्लाइंट बोलता है कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मतलब दो पार्टी है ना, एक तरफ ट्रैवल एजेंट है और एक तरफ क्लाइंट। क्लाइंट क्या कह रहा है कि जो बेईमानी है, जो झूठ है, जो धोखेबाजी है, सारी की सारी किस खाते में जाती है? ट्रैवल एजेंट के खाते में जाती है। और मैं जो हूँ, मेरे खाते में कुछ भी क्रेडिट इसका मैं नहीं लूँगा अगर कोई भी गलत बयानी, कोई बात भी हुई है। क्या क्लाइंट हिल्टन टावर अफोर्ड कर सकता है? बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। कुछ लोग कहते हैं अच्छा लगा था, कुछ लोग बोलेंगे बुरा लगा था। तो ये एक्सपीरियंसेस की बातें हैं, इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। डिपेंड करता है, और सोच पर भी डिपेंड करता है, सोच पर भी डिपेंड करता है। ऐसे लोग भी हैं जो 1200 मीटर में शटल में बैठ के आते हैं, हर आधे घंटे के बाद जाएंगे मगर बोलेंगे कि भाई मज़ा नहीं आया। और ऐसे क्लाइंट भी हैं जिनको शटल मिलती है मगर वो शटल के पास से गुजर कर पैदल आते हैं। और उनसे अगर आप बात करो कि आपने क्यों किया ये, मैंने आपको पैदल जाते हुए देखा, तो वो कहते हैं सर हर कदम पे सवाब है, मैं सवाब कमाने आया हूँ यहाँ पर, आराम करने नहीं आया। आराम कर लूँगा, जब पहुँचूंगा पाकिस्तान तो आराम ही तो करना है, मैंने करना ही और क्या है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहते हैं ना खजाना लगा हुआ है तो लूट के जाऊँ ज़रा, वो वाली बात। उसके बाद आप कहते हैं कि अगर आप अपना बजट 5-6 हज़ार बढ़ाते हैं तो मैं आपको इस इकॉनमी प्लस कर सकता हूँ और आप आ जाएंगे 23,000 से 29,000 में। ये कोई 6 हज़ार का फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपका जो होटल है मदीना में वो 1100 से निकल के 300 पे आ जाएगा, विच इज़ अराउंड 3 और 4 मिनट वॉक, नथिंग। और मक्का का होटल जो है वो 1200 से निकलकर 800 पे आ जाएगा। आप रेंज में आ जाएंगे अंदर इब्राहिम खलील पे, एंड विच इज़ वेरी गुड। इवन ना तो आपको शटल चाहिए, ना तो आप उसके डिपेंडेंट रहेंगे, और ना ही आपको वहाँ शटल मिल सकती है, क्योंकि वो रोड जो है वो ऐसा है कि वो अक्सर ही बंद रहता है, नमाज़ों के लिए बंद रहता है, और नॉर्मली वो उसके नसीब में बंद होना लिखा है। और एक टाइम मुझे लगता है ऐसा है कि वो पत्नी मजबूरी में खुला हुआ है, लेकिन वो बंद हो जाएगा। अगर उनके बस में हो तो वो बंद करते हैं उसको, या तो कोई और सिस्टम बनाएंगे। वो कहता है नहीं जी मुझे कोई और ऑफर नहीं दे दे, मैं थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता हूँ। तो 3-4 हज़ार के फ़र्क से आप उसको 29 से अगर 33,000 पे ले आएँ तो आप कहते हैं कि जी मक्का का होटल जो आपका 800 पे है मैं उसको 500 पे ले आऊँ, ठीक है ना। जहाँ से कबूतर चौक स्टार्ट होता है मक्का के लिए ऑनवर्ड, अगर आप आ रहे हैं इब्राहिम खलील से, वहाँ आपको मिल जाएगा। जहाँ दारुल अमान ग्रैंड भी है, जहाँ दारुल अमान खलील भी है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्लाइंट बोलता है ठीक है, मेरे साथ मेरी लेडीज़ हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, और वो चलने की इतनी आदी नहीं है, तो मुझे 500 मीटर समझ में आ रहा है, लेकिन क्या मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ? तो आप उसको 4,000 के फ़र्क से उस 500 मीटर को 300 मीटर पर ला सकते हैं, और तकरीबन और 10,000 रुपये के फ़र्क से आप उसको बिल्कुल 100 मीटर पर ला सकते हैं। किंग फहद गेट से बाहर आए, रोड पार करें, सामने लोलो खलील है फॉर एग्ज़ाम्पल, बुर्ज सुल्तान है। लेकिन फ्रॉड कब शुरू होता है? फ्रॉड तब शुरू होता है कि जब आप कहते हैं कि सर मेरे पास 30 पासपोर्ट हैं, ठीक है, मुझे डिस्काउंट दीजिए। देखिए, डिस्काउंट की बात को दिमाग में रखने के बाद ये सोचिए कि आप इसके अंदर, अगर आपका क्लाइंट ये सोच रहा है कि ये जो 80,000 का पैकेज है इसमें आप लोग 40,000 कमा रहे हो, तो ये तासुर उसका है, क्लाइंट का है, ऐसा है नहीं। गालिबन अगर 80,000 का पैकेज है तो आप 1,500-2,000 कमा रहे होंगे, और क्या उसमें होगा उसका भी अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन मान लेते हैं इसको, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हाँ भाई मेरा 2,000 रुपये का मार्जिन रखा हुआ है, उसमें क्लाइंट ने अगर आपको राउंड कर दिया तो आप ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसको मान लेते हैं आइडियली कि नहीं 2,000 का मार्जिन है हमारा। लेकिन सोचिए अगर वो 37,000 पे बहस कर रहा है आपसे, और आप 2,000 का मार्जिन लेके चल रहे हो, और वो आपसे कह दे कि ठीक है जी मैं जो है ये 300 मीटर 200 मीटर बस तय हो गया, बस पक्का हो गया आपसे, मैं आपको 35,000 दूंगा या 34,000 दूंगा। अगर वो 35 भी कह दे, आप कहाँ खड़े हैं? आप कहाँ पे आ गए? आप जीरो हो गए, ठीक है ना। अब अगर आपने उसको फाइट बैक किया, या पासपोर्ट नहीं लिए, या आपने उसको समझाया कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कम से कम मुझे 500 रुपये तो दें आप, अगर ऐसी कोई बात होती है दैट इज़ फाइन। अगर आप ये फाइट नहीं कर पाते तो फिर वो आदमी परेशान होकर बैठ जाता है, एजेंट, उसने फ्रॉड करना नहीं है मगर परेशान होकर बैठ जाता है, और वो सोचता है, फिर उसको शैतानी की नाम में आती है, कहता है यार मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और ये मुझे ठीक ठाक तंग नहीं करेगा, वहाँ भी 15 दिन जलील करेगा, यानी कि फ़ोन करेगा, ये हो गया वो हो गया, पानी गर्म नहीं है गर्म करो, तौलिया नहीं मिल रहा, तौलिया दो, अरे भाई तौलिया नहीं होता वहाँ पर, क्यों नहीं होता? दुबई में तो मिल गया था, अरे भाई ये दुबई नहीं है मक्का है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। यानी कि वो सारे होटल वाले काम भी आपसे करवाएगा, ठीक है ना। वो और भी फरमाइशें करेगा, वो मैंने बाहर आपने कैसा होटल दिया, इसके बाहर जो रेस्टोरेंट है मैंने वहाँ चाय पी, वो ठंडी थी, अच्छा भाई माँ गलती हो गई, मैं आगे गर्म कर दे करूँगा, ठीक है ना।
वो थर्मास रखा हुआ है, जो हीटर रखा हुआ है, वो तो चाय सही गर्म ही नहीं करता, बड़ी गलती हो गई, मैं चेंज करवा देता हूँ, मैं फ़ोन कर देता हूँ। हालांकि वो ये बातें अपने होटल में काउंटर पे भी कर सकता है, उसको भी खर्चा बचेगा अगर वो जहन लड़ाए तो। आपके ऊपर जो 500 600 खर्च कर रहे हैं ना कि कॉल पे, वहाँ पर वो उतने पैसों में चीज़ खरीद ले जितनी चीज़ों कह रहा है। आपको उसने 500 रुपये कॉल कर दी कि तौलिया नहीं है, और आपने कहा तौलिया होता ही नहीं है, वो 100 रुपये का कोई रुमाल खरीद लेता अपने लिए, अच्छा सा वो मुँह साफ कर लेता। लेकिन बहरहाल ये उसकी सोच है कि मैं पैसे दे के आया हूँ, पैसे दे के तो आए हो, लेकिन 80,000 में बाकी तमाम चीज़ें तो आप ले गए। मतलब 80,000 देने के बाद 78,000 की 79 की चीज़ तो आप ले गए मुझसे, ठीक है ना। टिकट आप ले गए, वीज़ा आप ले गए, ट्रांसपोर्ट आपको मिल रही है, होटल आपको मिल रहा है, तो मेरे पास छोड़ा क्या है आपने। 1000 रुपये के चक्कर में वो आपके साथ वो सलूक करता है कि मैंने आपको 15 दिनों के लिए हायर किया हुआ है, ठीक है ना, और उसे दिमाग में एक तस्वुर बना हुआ है। सर ये तो बिल होटल के बाद वो हरम शरीफ में अगर कोई दूसरे से गुम हो जाए उसके बारे में पूछते हैं, वो हमारा बंदा नहीं मिल रहा, हमारा बंदा नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता बंदा ढूंढ दो, ठीक है ना। तो बिल्कुल जी ये सब बातें होती हैं, और वो बाज़ औक़ात जो है वो बड़ा फ़नी सा एक उनका क्यूरी आ जाती है। लेकिन बहरहाल क्या करें इसका। अच्छा, हम इसको बार बार कैलकुलेट करना नहीं चाहते, जर्नल हम समझते हैं कि जर्नल कुछ क्यूरीज आती हैं और उसको हम जर्नल ट्रीट करना चाहते हैं। उसके अंदर जो चांसेस ज़्यादा होते हैं वो ये होते हैं कि या तो वो कहता है कि मुझे 15 दिन का उम्रा करवा दो, मोस्ट आइडली 15 डेज़ का उम्रा होता है, वरना वो कहता है कि मुझे 20 दिन का उम्रा करवा दो, या फिर वो ये कहता है कि मुझे पूरे महीने का उम्रा करवा दो। पूरे महीने से मुराद यहाँ पर 28 दिन आप लें इसको, 2 दिन का मार्जिन रखें। वीज़ा 30 दिन का होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 2 दिन का मार्जिन रखें, क्योंकि अगर दिन ऊपर नीचे हो गए तो सऊदियों का कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना। वो नहीं सुनते इस बात को कि आपकी फ़्लाइट डिले या कैंसिल हो गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा ये 2-3 चीज़ों को पहले से कैलकुलेट करते हैं और निकाल लेते हैं। अब अगर हम एक चीज़ को ले लें, तो मैं इकॉनमी पैकेज पे हूँ, यहाँ पर वो 14 नाइट्स को कह रहा है कि अगर आप शेयरिंग में आ जाओ, शेयरिंग में 5 अफराद, 6 अफराद, 7 अफराद, 8 अफराद हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी से वादा नहीं करूँगा अगर वो शेयरिंग का पैकेज लेगा। अगर वो कहेगा कि आप मुझे लिख के देंगे 6 होंगे, लिख के देंगे 5 होंगे, तो रूम्स के अंदर अलग अलग रूम कैटेगरीज हैं, छोटे रूम बड़े रूम होते हैं, मैं खामा को लिख के दूँ। मैंने जो लिख के देना था लिख के दे दिया कि ये शेयरिंग है। शेयरिंग का मतलब क्या है, आई एम बाउंड टू गिव यू बेड स्पेस, ठीक है ना, ये है वो रेट, ठीक है। अब आप कहते हैं कि नहीं हम 4 अफराद हैं, ठीक है ना, और आप मुझे लिख के दें कि मुझे ऐसा रूम मिलेगा कि जिसमें 4 अफराद होंगे और मेरे ही 4 अफराद होंगे और 5वां कोई नहीं होगा, तो बिल्कुल मैं ये बात उसको लिख के दूंगा। लेकिन 23,000 में नहीं, कितने में लिख के दूंगा उसकी ये बात, 25,000 में जी। अब उसका हक बन गया है, वो सही कह रहा है, उसका ये पैकेज 25,000 रुपये में और प्राइवेट रूम, कॉर्ड रूम 4 लोगों के हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, ये उसका राइट है। आपके वाउचर के ऊपर लिखा होगा कॉर्ड रूम और 4 लोगों का नाम होगा। वो कहते कि नहीं हम 4 नहीं, हम 3 लोग हैं, तो फिर 1,000 के हिसाब से 26,000 रुपये के हिसाब से ट्रिपल रूम आप ऑफर कर दें। 3 लोग कमरे में होंगे, चौथा 5वां कोई नहीं होगा। थोड़ा सा तामुन आप भी करें, क्लाइंट भी करे। अगर आपको होटल भी रिक्वेस्ट कर दे या कोई क्लाइंट प्राइवेटली रिक्वेस्ट कर दे कि मैं सिर्फ आज के लिए हूँ, मुझे आज अकोमोडेट कर लें, होटल में जगह नहीं है, तो आप क्लाइंट को बोलें कि आप ऐसे मौके पर माजरत कर दीजिए, जो आप यहाँ से लेकर गए हैं आप उसी पर उसको चलाएँ। और फिर ऐसा भी कोई फैमिली आ सकती है जिसमें 2 अफराद हों, और 2 अफराद जो हैं वो 31,000 रुपये के हिसाब से आपसे डबल रूम मांग सकते हैं। ये है 14 रातों के लिए, 15 दिनों के लिए। अगर वो कह दें कि 20 रातें करवा दें या आपसे वो कहें 27 रातें करवा दें, तो आप अकॉर्डिंगली उसको ये ऑफ़र जो आपके पास अवेलेबल है, अगर 23,000 है तो 14 दिन, अगर 20 रातें हैं तो 25,000, सिर्फ 2,000 बढ़ जाएंगे, 5 रातें बढ़ जाएंगी। और अगर वो 14 की जगह 27 रातें लेना चाहे तो ये 23 से 28 हो जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये का इजाफा होगा, और इस 5,000 में उसको मिलेंगे एक्स्ट्रा 14 नाइट्स, एक्स्ट्रा 14 नाइट्स। तो लेकिन डिपेंड ही करता है कि क्या उसके पास 1 महीना रहने के लिए है। फिर उसके बाद अपनी नॉलेज बनाइए, और अपनी नॉलेज इस तरह बनाइए कि आपको अपने फ्लायर के ऊपर मुकम्मल अबूर हो। क्या मतलब हुआ इसका?
यानी कि आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो। नॉलेज कैसे लाएं? आपके पैकेज में टिकट है तो टिकट कौन सा है, वो कहाँ से जाएगा और किस तरह स्टे और कितना स्टे करेगा। नंबर 1 जहाज़ों के बारे में मालूमात ले लीजिए। उसके बाद अगर वीज़ा है तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा किस तरह होगा, क्या होगा, ये मालूमात आपको होनी चाहिए। ज़ियारतें क्या होती हैं, किस तरह देंगे, ये पूछें अपने वेंडर से, बात करें, बैठ के मीटिंग करें एक दफ़ा कि मुझे पूरा ब्रीफ करें कि ये सब सूरत हाल ज़ियारतों की कैसे होती है। यानी कि अगर क्लाइंट आपसे कह रहा है कि ज़ियारतों के बारे में ज़रा तफसील से बताइए, किस तरह आप लोगों की अरेंजमेंट है। अब आप उसको देख रहे हैं गौर से और खामोश हो गए, ठीक है ना, क्योंकि आपने कभी ना की और ना कभी आपने करवाई, तो आपकी खामोशी जो है मुनासिब नहीं है। अगर आपने नहीं की कोई बात नहीं, उसको आप अपने वेंडर के साथ बैठकर बोलें मुझे पूरा ब्रीफ करें कि किस तरीके से कब पिक करते हैं, कब छोड़ते हैं, कोई मेरी नमाज तो ख़राब नहीं कर दोगे अपनी ज़ियारतों के चक्कर में, वो आपसे पूछ रहा है। तो आपका फ़र्ज़ क्या है कि आप उसको प्रॉपरली बताएं कि नहीं, आपकी नमाज डिस्टर्ब नहीं होगी और आपको टाइम पर जो है वो हरम के पास ड्रॉप कर दिया जाएगा। कब पिक करेंगे, क्या होगा, कहाँ उतारते हैं, कहाँ नहीं उतारते, ये आपके वेंडर को पता है, लेकिन इसके लिए आपको उसके साथ बैठना होगा। उसके बाद होटल्स के बारे में आपकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी चाहे वो पहली बार जा रहा होता है, लेकिन वो होटल के मामले में ऐसे ही पूछ रहा होता है जैसे वो हर साल या वो 10 साल से रेगुलर जा रहा है और उसको हर चीज़ का पता है। पूछता ऐसे ही है, होटल बताओ, होटल का नाम बताओ, डिस्टेंस बताओ, किस तरफ है ये बताओ। उसको वो पहली बार जा रहा है, लेकिन वो आपसे ऐसे ही सवाल करेगा। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मक्का का नक्शा क्या है, मक्का के रास्ते, मक्का के चारों कोने, मक्का की साइड्स, मक्का के इर्द गिर्द की सड़कें और उनके नाम, ये इब्राहिम खलील रोड कहाँ पर है, शारे हिजरा किसे कहते हैं, जुमैज़ा का इलाका किस तरफ से आता है, वहाँ पर और क्या है, ये एजाद क्या है, ये तमाम कोने, तमाम चीज़ें आप अपने मैप के ज़रिए, गूगल के ज़रिए और अपनी जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए आप उसको अवेल कर लें। और उसके बाद आपको आपका वेंडर, अगर अच्छा वेंडर है तो आपको वो मैप्स प्रोवाइड कर देगा, गूगल मैप प्रोवाइड कर देगा या कोई अपना बनाया हुआ कोई सॉफ्टवेयर दे देगा जिसमें इंडिकेशन आ रही होगी कि आपका होटल यहाँ पे है, नाम के साथ होगा या कोई उसने रास्ता बनाया हुआ होगा। इस तरह गूगल मैप बनता है और आप बहुत गौर से मक्का को देखें, मक्का की लोकेशन को देखें, जो उसके बाब हैं उनके नाम वहाँ लिख लें। अगर लिखे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो लिख दें कि बाब फहद किस तरफ है, अब्दुल अजीज़ किस तरफ है, बाब मरवा किस तरफ है,